पार्ट 2 में हम बात करते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि नदी बेसिन उपागम के बारे में। अभी हम महानगरीय नियोजन उपागम के बारे में बात करेंगे, और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, और उसमें भी इसके उपागम के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं। सबसे पहले है महानगरीय नियोजन उपागम। महानगरीय नियोजन उपागम अर्थात मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग अप्रोच। इस उपागम के अंतर्गत एक केंद्रीय नगर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र को प्रादेशिक नियोजन की क्षेत्रीय इकाई माना जाता है। किसी महानगर का अपने चारों ओर स्थित क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। महानगर की क्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र को नगरीय प्रभाव कहते हैं, और नगर प्रदेश, अमलैंड आदि इसी नामों से जाना जाता है। कोई भी अगर नगर प्रदेश क्या है या अमलैंड क्या है तो ये जान लीजिएगा कि महानगर की क्रियाओं से प्रभावित नगरीय क्षेत्र को ही अमलैंड या फिर नगर प्रदेश कहते हैं। नगर के चतुर्दिक और उससे संलग्न आंतरिक पट्टी को नगरीय उपांत कहते हैं। नगरीय उपांत क्या है? या अर्बन फ्रिंज। नगर के चतुर्दिक और उसमें संलग्न आंतरिक पट्टी को नगरीय उपांत कहते हैं। नगरीय प्रभाव क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रायः केंद्रीय नगर से नियंत्रण होती है। ऐसा माना जाता है कि नगर के विकास का उसके समीपवर्ती क्षेत्रों का सकारात्मक प्रभाव पाया जाता है। अतः नगर के विकास के साथ साथ समीपवर्ती क्षेत्र का भी विकास होता है। महानगरीय नियोजन का उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ महानगर में किया गया था। महानगरीय नियोजन का उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में किया गया था। और इसमें हम मेन क्या पढ़े? आमलैंड पढ़े हैं। आमलैंड बोलते हैं नगर की क्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र को, और नगर के चतुर्दिक यानी चारों ओर जो आंतरिक पट्टी बनी होती है नगर की, और उसी को नगरीय उपांत भी कहते हैं। सर्वप्रथम लुईस वर्थ नामक एक अमेरिकी नगर नियोजक ने महानगरीय प्रदेश का नियोजन इकाई के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत महानगर तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र यानी महानगरीय क्षेत्र या नगरीय प्रदेश को सम्मिलित करने का सुझाव भी दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी तथा शिकागो नगर तथा ब्रिटेन में लंदन, बर्मिंघम और ग्लासगो महानगरों के नियोजन हेतु इस उपागम को क्रियान्वित किया गया। महानगरीय नियोजन के अंतर्गत जिन पक्षों का विशेष ध्यान रखा जाता है वो होता है कि महानगर के चारों ओर हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना, जनसंख्या और उद्योग को विकेंद्रित करना, और महानगरीय क्षेत्रों में नवीन नियोजित नगरों का विकास करना। ठीक है। उसके बाद है नगर और ग्राम नियोजन क्या है, यानी उसके उपागम। ठीक है। महानगरीय नियोजन के अंतर्गत मुख्यतः महानगर की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाता है। महानगरीय नियोजन के अंतर्गत मुख्यतः महानगर का समस्याओं को भी ध्यान दिया जाता है, जिससे समवर्ती ग्रामीण क्षेत्र और जो पिछड़े रह जाते हैं, जैसे कि महानगर में जितना समस्या है उसी को दूर करने में महीने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है आसपास का जो समीपवर्ती क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र, वो पीछे रह जाता है। नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ग्राम का क्षेत्र का भी विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम का आरंभ ब्रिटेन 1930 में हुआ। मतलब क्या होता है, नगर का विकास तो हो गया उसका समस्याओं को हल करने के लिए, लेकिन गाँव का विकास नहीं हो पाता था। तो सर्वप्रथम जो था ब्रिटेन में 1930 में ये प्रारंभ हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास प्रारंभ हुआ। इसके लिए स्थानीय नियोजन को इकाई रूप में नगर और ग्राम नियोजन का चयन किया जाएगा। इससे पहले ब्रिटेन के सभी महानगरीय योजनाएं प्रादेशिक स्तर पर नगरीकरण के कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित होती थी। इससे पहले क्या होता था, ब्रिटेन में जितना भी योजना बनाया जाता महानगर पे ही लागू होता था, महानगर के लिए ही लागू होता था। उनमें ग्रामीण क्षेत्रों का प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं किया जाता था। अतः महानगरीय नियोजन के समांतर ब्रिटेन में भूमि का उपयोग नियोजन आरंभ हुआ था। सबसे पहले ब्रिटेन में क्या प्रारंभ हुआ था? भूमि का उपयोग नियोजन। ठीक है, जिसमें भूमि का सही उपयोग किया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1947 में नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट बनाया। और ब्रिटिश सरकार 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो तभी उन्होंने एक अधिनियम बनाए थे जिसमें था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। इसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन संस्था की स्थापना की गई। इसमें छोटे से लेकर बड़े क्षेत्रों का नियोजन के लिए अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है। उल्लेखनीय है कि अधिक औद्योगिकृत देशों में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपेक्षाकृत कम अंतर पाया जाता है। इससे यही फायदा हुआ कि औद्योगिक
अधिकृत देश जो था, बड़ा बड़ा उद्योगी देश था, उनमें गांव और नगर के विकास में कम अंतर पाया गया, किंतु नगर का प्रभुत्व बढ़ गया। लेकिन नगर जैसे था पहले से, नगर और गांव दोनों विकास हुआ, तो नगर और बढ़ गया और गांव में कुछ ही बढ़ा, फिर भी तो थोड़ा तो अंतर रहेगा, अंतर पाया गया। ठीक है। अतः नियोजन प्रदेश केवल महानगरीय प्रदेश तथा प्रभाव क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। मतलब नियोजन प्रदेश जो था, जिसमें मुख्य रूप से नियोजन किया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्र था, वो नियोजन मतलब कि महानगरीय प्रदेश का प्रभाव हुआ उसमें, कि वो अच्छा बना। और क्या बोलते हैं, नगर का उसके अतिरिक्त इसका विकास भी हुआ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में नियोजित विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता। अतः पाश्चात्य विकसित देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ग्रामीण नियोजन का विकास हुआ, नगर नियोजन से पृथक रूप में होने लगा। अब क्या है, क्षेत्र विकास उपागम, समन्वित क्षेत्र उपागम, कृषि उपागम, कृषि जलवायु प्रादेशिक उपागम, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले बस एक टॉपिक है, उसको छोटा सा पढ़ लेते हैं कि नीदरलैंड और जर्मनी के राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों में अन्य चयनित क्षेत्रों को उद्दीपक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। और जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन होता है, वो होता है समन्वित क्षेत्र विकास में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन होता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड एरिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रादेशिक नियोजन के प्रकार। प्रादेशिक नियोजन के कौन कौन से प्रकार हैं। नियोजन प्रक्रिया को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। नियोजन का जो प्रक्रिया है, उसको विभिन्न विभिन्न आधारों पर अलग अलग वर्गीकृत किया गया, क्योंकि नियोजन जो है, नियोजन प्रदेश जो है, उसको विभिन्न मतलब कि नॉर्मली उसका घटक जो है, उसका घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से संबंध है, और इसका स्पष्ट वर्गीकरण कर पाना बहुत ही असंभव है, लेकिन कठिन, असंभव नहीं लेकिन कठिन अवश्य है। फिर भी नियोजन की अवधि, उद्देश्य और नियोजन की सामाजिक, आर्थिक प्रखंड और ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय, प्रादेशिक स्तर आदि के आधार पर, किसके आधार पर, अवधि, नियोजन का अवधि क्या है, समय काल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, नियोजन का सामाजिक आर्थिक प्रखंड क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय, प्रादेशिक स्तर आदि के आधार पर नियोजन प्रदेश को भी विभाजित कर दिया गया है। सबसे पहले नियोजन प्रदेश के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा विभागों में वर्गीकृत किया गया सब है। प्रथम है अल्पकालीन और दीर्घकालीन नियोजन। ठीक है। और अल्पकालीन और दीर्घकालीन नियोजन। अल्पकालीन और दीर्घकालीन नियोजन। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तीसरा है प्रखंडीय और क्षेत्रीय नियोजन। चौथा है एक स्तरीय बहुस्तरीय नियोजन। पांचवा है आर्थिक नियोजन और सामाजिक नियोजन। छठा है परियोजनावादी नियोजन। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नियोजन के बारे में। फ़ॉन्ट को लैंडस्केप कर लीजिए, ताकि आपको भी अच्छे से हमारा बुक दिख सके और हम आपको अच्छे से डिटेल में आगे बता सकें। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नियोजन। ठीक है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन नियोजन क्या है। नियोजन प्रक्रिया में लगने वाली जो समय अवधि होती है, हम पहले बताएं कि अवधि के आधार पर भी इसे डिवाइड किया गया है, उद्देश्य के आधार पर भी, नियोजन की सामाजिक आर्थिक विकास खंड के आधार पर भी। तो जो अवधि के आधार पर इसे अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है समय अवधि के आधार पर, तो इसे समय अवधि के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है। एक है अल्पकालीन और दूसरा है दीर्घकालीन। ठीक है। कौन कौन सा है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। ठीक है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन और दीर्घकालीन नियोजन इस समय अवधि के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अल्पकालीन नियोजन क्या है, जब कोई नियोजन कोई विशेष परिस्थिति में छोटा समय के लिए, अल्पकाल के लिए बनाया जाता है, तो उसी को अल्पकालीन नियोजन भी कहते हैं। ये जो नॉर्मली नियोजन होता है ना, सामान्यतः नियोजन जो होता है वो मौसम विशेष के लिए या कुछ वर्षों के लिए नियोजन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके द्वारा कुछ कुछ अल्पकालीन उद्देश्य, यानी कि जो छोटे समय के लिए उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस नियोजन को बनाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बाढ़ आ गया, सूखा है, भूकंप है, अन्य दैवीय आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके प्रभावित क्षेत्र को विकास के लिए, जैसे जो प्रभावित हो गया, अगर सपोज किसी जगह पर बाढ़ आ गया, उसका विकास करना है, या सूखा था उसका विकास करना है, तो या प्राकृतिक आपदा के कारण कोई क्षेत्र अगर प्रभावित हुआ, उसका विकास के लिए जो छोटा छोटा योजनाएं बनाई जाती है, उसी को अल्पकालीन योजनाएं कहते हैं। इस प्रकार की योजनाएं अति आवश्यक समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए बनाई जाती है। जो भी इस प्रकार का योजना होता है, उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो तुरंत समस्या रहे, उसका समाधान जल्द से जल्द हो सके। इसके द्वारा रोजगार या उत्पादन
थोड़े समय के लिए हल करने का रोजगार या उत्पादन को थोड़े समय के लिए हल करने का प्रयास किया जाता है। अल्पकालीन योजना के लिए आर्थिक, सामाजिक, प्रादेशिक संरचनाओं में विशेष या अधिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। अल्पकालीन योजना के लिए हम बता दिए कि इसमें क्या होता है कि आर्थिक, सामाजिक तथा प्रादेशिक संरचना में विशेष या अधिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें खास कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन दीर्घकालीन योजना जो होती है, इसके अंतर्गत किसी एक या अनेक समस्याओं को हल करने के लिए अधिक लंबी योजना बनाई जाती है। जो ये अवधि होती है इस योजना का, वो 5 से लेकर 20 वर्ष या 40 वर्ष तक भी होता है। दीर्घकालीन योजना जो होती है, दीर्घकालीन नियोजन में किसी नियोजन प्रदेश के आर्थिक तंत्र तथा सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में बृहद स्तरीय परिवर्तन का जरूरत होता है। और दीर्घकालीन अवधि में बनाई गई योजना का कार्यान्वयन जो होता है वो प्रायः कई चरणों में भी किया जाता है। इस प्रकार का नियोजन बड़े पैमाने पर समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लागू किया जाता है। किसी प्रदेश के लिए नियमित परिवार नियोजन, भूमि सुधार नियोजन, ऊसर भूमि सुधार नियोजन, वन रोपण, वन आवरण, औद्योगिकरण, विभूतिकरण और आदि योजनाएं हमारी दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत आती है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र नियोजन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर प्लानिंग। इसको सिलेबस में सेक्टरल के नाम से भी दिया गया है, सेक्टरल क्षेत्र, ठीक है, कि क्या है। तो इसको उसको तो बांटा गया था समय अवधि के आधार पर 2 वर्गों में, अल्पकालीन और दीर्घकालीन नियोजन। बट इसको क्या है, संगठनात्मक आधारों पे, संगठनात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन में क्या होता है ना कि सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र भूमि होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें सरकार के निर्देश अनुसार इसमें एक सिद्धांत सामंजस्य, कल्याण या जन जीवन की भलाई होती है, जिसमें सार्वजनिक न्याय और सामाजिक न्याय की भावना प्रबल होती है। सार्वजनिक नियोजन का निर्देशक सिद्धांत सामंजस्य, कल्याण व जन जीवन की भलाई के लिए होता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सार्वजनिक कल्याण या जन जीवन की भलाई के लिए होता है, जिसमें सार्वजनिक न्याय, सामाजिक न्याय की भावना प्रबल होती है। सार्वजनिक नियोजन अधिकतर पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े सामाजिक वर्गों के विकास के उद्देश्य से बनाई जाती है। चीन जैसे साम्यवादी देशों में सभी विकास योजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में अधीन होती है। तो चीन जैसा जो भी क्षेत्र है साम्यवादी देश में, जितना भी योजनाएं होती है वो सार्वजनिक क्षेत्र पर बनाई जाती है। वर्तमान समय में अधिकांश विकासशील देशों में सार्वजनिक नियोजन का भी प्रचलन है। इस प्रकार नियोजन का क्रियान्वयन सरकारी नियंत्रण में रहता है और उस पर होने वाले व्यय का वहन केंद्रीय या प्रादेशिक सरकारें करती है। मतलब सार्वजनिक नियोजन जो चलाया जाता है उसका क्रियान्वयन जो होता है वो सरकारी नियंत्रण में रहता है। और इसको कौन चलाता है, इसको होने वाला जिसमें खर्च आता है वो वहन केंद्रीय या प्रादेशिक सरकारें करती हैं। उसके बाद है इसके जस्ट अपोजिट क्या बोलते हैं, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर नियोजन क्या है, मतलब कि निजी क्षेत्र नियोजन। निजी क्षेत्र नियोजन सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन से बिल्कुल भिन्न है, मतलब दोनों बिल्कुल अलग है। निजी क्षेत्र नियोजन में अधिकांश या संपूर्ण निजी क्षेत्र नियोजन सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन से भिन्न होता है। निजी क्षेत्र नियोजन में अधिकांश या संपूर्ण उत्तरदायित्व निजी संस्थानों का नियोजन क्षेत्र में अधिकांश या संपूर्ण उत्तरदायित्व नियोजन संस्थान का होता है। ऐसी योजनाओं में सामाजिक कल्याण की तुलना में आर्थिक लाभ का उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। नियोजन निजी क्षेत्र में क्या होता है ना कि सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन से ये भिन्न होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो नियोजन होता है वो सभी लोगों को देख के सरकारी भूमि पर नियोजन होता है, लेकिन निजी क्षेत्र नियोजन का अधिकांश संपूर्ण उत्तरदायित्व जो होता है वो निजी संस्थानों द्वारा होता है। ऐसा नियोजन में सामाजिक कल्याण की तुलना में आर्थिक लाभ अधिक होता है। निजी क्षेत्र में जो नियोजन होता है उसमें सामाजिक कल्याण की तुलना में आर्थिक लाभ अधिक महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न सामाजिक सेवाओं का सुचारू रूप से प्रदान करने में जब सरकारी तंत्र विफल होने लगती है, जब सरकारी तंत्र उस योजना को या समाज सेवाओं को सरकार अच्छे तौर पे नहीं दे पाती है, तब उन सेवाओं का संचालन निजी संस्थाओं तथा कंपनियों को दे दिया जाता है। भारत सहित अनेक देशों में ऊर्जा उत्पादन तथा विभूतिकरण की योजना, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन योजना में शिक्षा प्रसार योजना आदि की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को देने की सिफारिश से की जाती रहती है। उदाहरण के लिए ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को देने पर संभव है कि ऊर्जा की आपूर्ति दिन रात निरंतर बनी रहे। इसी प्रकार प्राइवेट स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय खुलते जाने से अत्यधिक लोगों को शिक्षा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, किंतु ये निश्चित है कि निजी संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण नहीं बल्कि आर्थिक लाभ कमाना होता है, जिसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपनाते भी हैं। उसके बाद है प्रखंडीय या क्षेत्रीय नियोजन, जिसे स्पेटियल और सेक्टरल प्लानिंग भी बोलते हैं। ठीक है। प्रखंडीय नियोजन क्या है? प्रखंडीय या सेक्टरल नियोजन। ठीक है। प्रखंडीय या सेक्टरल नियोजन जो है उसका आशय है कि उद्देश्य पूर्ण नियोजन है उद्देश्य पूर्ण नियोजन। प्रखंडीय या सेक्टरल नियोजन का आशय है उद्देश्य पूर्ण नियोजन, जिसके अंतर्गत किसी अर्थतंत्र के विभिन्न खंडों किसी भी अर्थतंत्र के विभिन्न खंडों कृषि, उद्योग, परिवहन, शक्ति साधन आदि पृथक पृथक का विकास किया जाए। इसमें क्या है? इसका उद्देश्यपूर्ण नियोजन है, जिसके अंतर्गत अर्थतंत्र के विभिन्न खंडों कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, शक्ति संसाधन का पृथक पृथक विकास किया जाए। किसी क्षेत्र या प्रदेश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, जनसंख्या तथा आय की वृद्धि, भावी आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आर्थिक खंडों के विकास हेतु लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक खंडों को विकास की योजनाएं अलग अलग प्रकार की होती है, जिसके कारण सभी प्रखंडों के तालमेल प्रायः अभाव पाया जाता है। अलग अलग प्रखंडों का अलग अलग विकास किए जाने के लिए विकास की गति तीव्र हो सकती है, किंतु कुछ महत्वपूर्ण दोष भी है जो प्रमुख है। ठीक है। सबसे पहले क्या था? प्रखंडीय नियोजन क्या था? प्रखंडीय नियोजन का उद्देश्य था कि मतलब कि ये एक उद्देश्यपूर्ण नियोजन था, जिसके अंतर्गत अर्थतंत्र के विभिन्न खंडों का अध्ययन किया मतलब कि नियोजन किया जाता था, जिसमें उद्योग, परिवहन, शक्ति साधन और अलग अलग विकास किया जाता था। इसमें क्या होता था? ये किसी क्षेत्र या प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक, भौतिक उपलब्धता, जनसंख्या की आय वृद्धि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसका आर्थिक विकास किया जाता था। ठीक है। ये जो होता था एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में अलग अलग होता था। तालमेल में प्राय अभाव पाया जाता था। लेकिन इसका कुछ दोष भी। इसमें क्या होता है? प्रखंडीय नियोजन में समन्वय संरचना का अभाव होता है। ठीक है, जिसमें सब में समान संरचना नहीं होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण या अन्य प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। सभी प्रखंडों का समान विकास न होने के कारण समाज पर इसका सर्वांगीण प्रभाव नहीं पड़ पाता है। मतलब सब जगह एक ही जैसा प्रभाव नहीं पड़ पाता है, क्योंकि यह मुख्यतः आर्थिक नियोजन मात्र ही बनकर रह जाता है। ठीक है। यह निजी क्षेत्र या किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रायः विस्तृत प्रदेशों को समाहित नहीं किया जाता है। ठीक है। मतलब कि एक जो प्रखंडीय नियोजन जो है, इसमें एक निजी क्षेत्र तक ही सीमित किया जाता है, क्योंकि इसका प्रायः विस्तृत प्रदेशों में समाहित नहीं किया जाता है। उसके बाद है स्थानिक नियोजन। स्थानिक नियोजन का तात्पर्य उस नियोजन प्रक्रिया से है जिसके द्वारा स्थानिक पुनर्गठन करने का प्रयास किया जाता है। स्थानिक नियोजन का तात्पर्य उस नियोजन प्रक्रिया से है जिसके द्वारा स्थानिक पुनर्गठन का प्रयास किया जाता है। स्थानिक नियोजन की प्रक्रिया प्रखंडीय नियोजन की प्रक्रियाओं से भिन्न होता है। स्थानीय नियोजन की जो प्रक्रिया होती है प्रखंडीय नियोजन की प्रक्रिया से भिन्न होता है, और इसका तात्पर्य क्या होता है कि स्थानिक का पुनर्गठन करने का प्रयास किया जाता है स्थानिक नियोजन का। ठीक है। और ये उससे भिन्न होता है क्योंकि इसमें बिना परिवर्तन लाए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जाता है, और आर्थिक, सामाजिक और प्राथमिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसमें ये जो स्थानिक नियोजन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और प्राथमिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होता है। ठीक है। ये अनेक बार आर्थिक खंड को एक प्रखंड की विशेष प्रगति होने से अनेक बार आर्थिक क्या है अनेक बार आर्थिक खंड जो है उसका एक प्रखंड के विशेष प्रगति होने से अन्य खंड की प्रगति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पहले ही बता चुके हैं
तो बाधाएं उत्पन्न होती है। ग्रामीण नियोजन, नगर नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक नियोजन आदि स्थानिक नियोजन के ही विभिन्न रूप हैं। मतलब स्थानिक नियोजन क्या है ना, किसी विशेष स्थान में, चाहे वो ग्राम हो, चाहे वो नगर हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो प्रदेश हो, इसी को स्थानिक नियोजन कहते हैं। स्थानीय नगर नियोजन का संबंध मुख्यतः किसी नगर तंत्र या नगर प्रदेश से होता है, जबकि ग्राम नियोजन का मुख्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र होता है। ठीक है, नगर नियोजन का जो संबंध होता है वो किससे होता है, नगर तंत्र या नगर प्रदेश से, जबकि ग्रामीण नियोजन में होता है ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है, उसके अतिरिक्त क्या है कि क्षेत्रीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन के अंतर क्षेत्रीय इकाई की कुछ एरिया प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग में अंतर होता है कि क्षेत्रीय इकाई के कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उल्लेखनीय है। किसी प्रादेशिक के अंतर्गत कुछ समन्वित लक्षण पाए जाते हैं जिससे उसकी जैविक अखंडता का स्वरूप प्राप्त होता है, जबकि किसी क्षेत्र इकाई में ऐसा समन्वित लक्षणों का पाया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नगर नियोजन का संबंध जो मुख्यतः जो होता है नगर के तंत्र और नगर प्रदेश से होता है, जबकि ग्रामीण नियोजन का जो केंद्र होता है मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र होता है। और क्षेत्रीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत क्षेत्रीय इकाई के कुछ विशिष्ट लक्षण के आधार पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी प्रादेशिक इकाई के अंतर्गत कुछ समन्वित लक्षण भी पाए जाते हैं जिससे उसे जैविक अखंडता का स्वरूप प्राप्त होता है, जबकि किसी क्षेत्र इकाई में ऐसे समन्वित लक्षण पाए जाना आवश्यक नहीं होता। सामान्यतः क्षेत्रीय इकाई प्रादेशिक इकाई से अधिक विस्तृत होता है। जो क्षेत्रीय इकाई होता है वो कोई भी प्रादेशिक इकाई से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उद्देश्य के अनुसार स्थानिक नियोजन को का दो प्रकार है। ठीक है, स्थानिक नियोजन का कितना प्रकार है, दो प्रकार है। सबसे पहला है समायोजनवादी नियोजन स्थानिक, और दूसरा है विकास उन्मुख स्थानिक नियोजन। ठीक है, समायोजनवादी नियोजन में क्या होता है ना, किसका उत्पत्ति स्थानिक उत्पत्ति की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करता है, जिसका निर्धारित एक समय में स्थानीय संरचना का विकास किया जाता है। और विकास उन्मुख स्थानीय नियोजन प्रायः जो होता है वो राष्ट्रीय आर्थिक विकास की आवश्यकता के लिए अनुकूल होता है। मतलब कि समायोजनवादी में क्या होता है ना कि इसका जो प्रक्रिया होता है वो सुदृढ़ होता है। इसका निर्धारित जो होता है समय के स्थानिक संरचना का विकास के लिए किया जाता है, जबकि विकासोन्मुख में क्या होता है ना कि राष्ट्रीय और आर्थिक विकास के लिए अनुकूल होता है। इसलिए इसका आर्थिक तथा स्थानिक विकास के क्रम में अंतर संबंध पर विचार करते हुए तीव्र आर्थिक विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। अब क्या है, एक स्तरीय और बहुस्तरीय नियोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये भी आप लोग का सिलेबस में है, एक स्तरीय से और बहुस्तरीय नियोजन। ठीक है, एक स्तरीय नियोजन क्या है। सबसे पहले विभिन्न देशों या प्रदेशों में विकास हेतु योजनाएं विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित होती है। मतलब विकास हेतु प्रदेश रहे, क्षेत्र रहे, सब जगह योजना बनाई जाती है। ठीक है, प्रादेशिक स्तर के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को दो वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दो वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले एक स्तर किसके आधार पर बांटा जाता है, प्रदेश के विकास हेतु जो नॉर्मली स्तर होता है, प्रदेश के विकास स्तर हेतु प्रादेशिक स्तर के हिसाब से उसे दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला होता है एक स्तरीय और दूसरा होता है बहुस्तरीय। ठीक है, एक स्तरीय नियोजन क्या है, एक स्तरीय नियोजन क्या होता है ना कि अनेक पिछड़े तथा विकासशील देशों में विकास हेतु अनेक जो भी पिछड़े देश है या विकासशील देश के विकास हेतु एक नियोजन बनाया जाता है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया जाता है। ठीक है, उसी को एक स्तरीय नियोजन भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक स्तरीय नियोजन क्या है, पिछड़े और विकासशील देशों में, विकासशील देश ठीक है जो विकास की ओर जा रहे हैं, जो पिछड़े देश उनमें विकास के लिए कुछ नियोजन बनाया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण देश को एक स्थानिक इकाई मानकर नियोजन को लागू किया जाता है कि संपूर्ण देश एक इकाई है जिसमें हम ये योजना को लागू करेंगे। नियोजन प्रक्रिया का क्रियान्वयन जो होता है, क्रियान्वयन के समय निचले स्तर की इकाइयों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इसका जो सब नियोजन इसमें क्या होता है ना, एक स्तरीय नियोजन में नीचे जो सबसे नीचे स्तर है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के नियोजन को एक स्तरीय नियोजन भी कहते हैं। ठीक है, भारत का जनसंख्या नियोजन कार्यक्रम जो है, भारत का जनसंख्या नियोजन कार्यक्रम जो है एक स्तरीय नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें संपूर्ण देश का समान रूप से क्रियान्वयन किया जाता है।
विकसित और विकासशील देशों में निम्न क्षेत्रीय और प्रौद्योगिकी जानकारी की कमी विकास की कमी मतलब कि जो अविकसित देश होते हैं, विकासशील देशों के निम्न क्षेत्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी जानकारी की कमी होती है, विकास संबंधी संस्थानों का अभाव होता है, नेतृत्व की अनुपस्थिति के कारण बहुस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया को अपनाने में कठिनाई होती है, इसलिए ऐसे प्रदेशों में एक स्तरीय नियोजन का सुगम तथा प्रभावी होता है। ठीक है। और एक स्तरीय नियोजन के अंतर्गत छोटे बड़े अनेक प्रदेश सम्मिलित होते हैं और अतः इसे बहुप्रादेशिक नियोजन भी कहते हैं। बहुप्रादेशिक नियोजन, एक स्तरीय नियोजन को बहुप्रादेशिक नियोजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे बड़े अनेक प्रदेश सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्तरीय नियोजन में देश के विभिन्न राज्यों तथा जनपदों के समान रूप से लागू होते हैं। विभिन्न देशों में इस प्रकार का भेदभाव कहीं भी नहीं किया जाता। और जो एक स्तरीय नियोजन है, भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? जनसंख्या नियोजन कार्यक्रम, जो कि एक स्तरीय नियोजन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बहुस्तरीय नियोजन के बारे में। एक मिनट। बहुस्तरीय नियोजन, जब किसी देश या बृहद प्रदेश में आर्थिक सामाजिक विकास हेतु नियोजन का क्रियान्वयन कई क्षेत्रीय स्तरों पर किया जाता है। बहुस्तरीय क्या है ना, बहुत सारे स्तर पे। ठीक है। कि जब किसी देश या बृहद प्रदेश, जो बड़ा प्रदेश, उसका सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोई नियोजन किया जाता है, कोई नियोजन का क्रियान्वयन किया जाता है कई क्षेत्रीय स्तरों पर एक साथ होता है, जब तो उसी को बहुस्तरीय नियोजन कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों का निर्धारण देश के आकार, प्राकृतिक बनावट, प्रशासनिक प्रतिरूप या प्रादेशिक संरचना आदि के आधार पर किया जाता है। बहुस्तरीय नियोजन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार आप लोग फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। जब किसी देश अथवा बृहद प्रदेश में आर्थिक सामाजिक विकास हेतु, तो आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कोई भी नियोजन का क्रियान्वयन यानी क्रियाक्रम जो भी होता है उसका शुरू होता है कई क्षेत्र स्तरों पर एक साथ किया जाता है, तब उसे बहुस्तरीय नियोजन कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों का निर्धारण जो है देश के आकार, प्राकृतिक बनावट, प्रशासनिक प्रतिरूप तथा प्रादेशिक संरचनाओं आदि के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में बहुस्तरीय नियोजन राज्यों, जनपदों, तहसीलों, विकास खंडों तथा ग्राम पंचायतों के अनुसार कई स्तरों में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ये बहुस्तरीय नियोजन हो गया, ये कई स्तरों पे होता है, जैसे कि हो गया प्राकृतिक बनावट के रूप में, प्रशासनिक प्रतिरूप के रूप में, उसके बाद प्रशासनिक संरचना आदि के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जो प्रादेशिक नियोजन है वो राज्य, जनपद, तहसील, विकास खंड, पंचायत, मतलब बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा क्या हो गया? राज्य, उसके बाद जनपद, उसके बाद तहसील, विकास खंड, ग्राम पंचायत आदि स्तरों पर किया जाता है। सबसे छोटी क्षेत्र इकाई ग्राम पंचायत या ग्राम होती है, वह अपने बड़े आकार वाली, ठीक है, वह अपने बड़े आकार वाली क्षेत्रीय इकाई के साथ समायोजित हो सके। बहुस्तरीय नियोजन में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग तथा विकास का प्रयास किया जाता है। बहुस्तरीय नियोजन में क्या होता है ना कि स्थानिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग तथा विकास का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार योजनाओं में स्थानीय जनता की समुचित भागीदारी होती है। इस प्रकार की जो योजना होती है इसमें स्थानीय जो भी जनता होता है उसका पूरा भागीदारी होती है, जिससे जनता इस प्रकार की योजनाओं को बनाने में कुशल हो सके। और इसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक संस्थानों की उत्पत्ति एवं विकास होता है। इसमें क्या होता है ना कि विभिन्न प्रकार का सामाजिक और आर्थिक संस्थानों का उत्पत्ति एवं विकास होता है, जिनका राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें जो भी अलग अलग सामाजिक आर्थिक संस्थानों की उत्पत्ति और विकास होता है जिससे राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके अतिरिक्त है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, और दूसरा है यूटिलैटरल प्लानिंग, लेकिन ये सबको हमको नहीं पढ़ना है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं डायरेक्ट। भिन्न भिन्न आकार प्रकार के प्रदेशों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नियोजन प्रक्रिया में इतनी अधिक भिन्नता पाई जाती है कि निश्चित प्रकारों में विभक्त करना अत्यंत कठिन है। इनके वर्गीकरण का औचित्य भी नहीं है, किंतु फिर भी अध्ययन को आसान और सुबोध बनाने के दृष्टिकोण से नियोजन प्रक्रिया को जिन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया था वो फिर से हम पढ़ते हैं। अल्पकालीन नियोजन और दीर्घकालीन नियोजन, जिसे अल्पकालीन बोलते हैं कम समय वाला नियोजन, और जिसमें बाढ़, सूखा और जितना भी प्राकृतिक आपदाओं को हल करने के लिए इस नियोजन को अपनाया जाता है। दीर्घकालीन नियोजन 5 वर्ष से 20 वर्ष या 40 वर्ष तक होता है, जो
खंडों में बांटकर इसका क्रियान्वयन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र पर यानी सरकारी भूमि पर इसका नियोजन होता है जिससे कि सभी आसपास के क्षेत्रों को लाभ हो सके। निजी क्षेत्र नियोजन क्या होता है ना, इसमें निजी क्षेत्र नियोजन में लोगों को नियोजन से सामाजिक आर्थिक विकास के से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें होता है कि उससे आर्थिक लाभ प्राप्त हो, इसलिए नियोजन प्रक्रिया अपनाया जाता है। एक स्तरीय नियोजन में क्या होता है ना, किसी भी क्षेत्र या देश को एक स्तर पर मान के उसका पूरा सर्वांगीण विकास किया जाता है, तो उसे एक स्तरीय नियोजन कहते हैं। बहुप्रदेशीय नियोजन में क्या है ना कि किसी भी मतलब कि बृहद प्रदेश को आर्थिक सामाजिक विकास के लिए उसे अलग अलग स्तरों में, क्षेत्रीय स्तरों में बांट दिया जाता है। उसे बहुस्तरीय नियोजन कहते हैं। जैसे राज्य है, जनपद है, तहसील है, विकास खंड है, ग्राम पंचायत है। छोटा से छोटा, बड़ा एक से बड़ा क्षेत्र को अलग अलग विभाजित में बांट के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रादेशिक नियोजन का विकास। प्रादेशिक नियोजन एक व्यवहारिक विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, जिसका इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है। बेंटन मैकाय का प्रादेशिक नियोजन को संस्थापक माना जाता है। बेंटन मैकाय को प्रादेशिक नियोजन का संस्थापक माना जाता है, जो उन्होंने 1928 में प्रकाशित अपनी पुस्तक न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलोसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। ठीक है सर, मतलब इस रीजनल प्लानिंग का जो है संस्थापक किसे माना जाता है? बेंटन मैकाय को माना जाता है, जो कि 1928 में अपना पुस्तक प्रकाशित किए थे, न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलोसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। ठीक है, नया अन्वेषण प्रादेशिक नियोजन का दर्शन शास्त्र के माध्यम से प्रादेशिक नियोजन के विषय की दार्शनिक नींव रखी थी। कौन रखा था? बेंटन मैकाय ने 1928 में। बेंटन मैकाय ने 1928 में एक पुस्तक लिखी थी, न्यू एक्सप्लोरेशन ए फिलोसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। उसी में इन्होंने बताया था। इस पुस्तक में उन्होंने आर्थिक विकास की अंधाधुंध प्रक्रिया में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्राकृतिक सीमाओं के उल्लंघन से उत्पन्न दुष्परिणामों के प्रति सचेत करने का प्रयास किया था। मतलब इन्होंने इस पुस्तक में बहुत जगह पे ऐसा दिया था, ऐसा मतलब लिखा था कि आर्थिक विकास के लिए लोग कितना अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का, और इसका दुष्परिणाम क्या होगा उसके बारे में इन्होंने इस में लिखा था। एक विशेष अध्ययन के विषय के रूप में संस्थापित प्रादेशिक नियोजन, जिसका विकास अंतर विषयी विज्ञान के रूप में हुआ और दार्शनिक तथा सैद्धांतिक पक्ष में मैकाय से लेकर आज तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इसके विषय क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ। मतलब जब भी उन्होंने बताया था रीजनल प्लानिंग के बारे में मैकाय ने 1928 में, उसके बाद कुछ खास मतलब अंतर अभी तक में नहीं मिला है, कुछ खास परिवर्तन भी नहीं हुआ, लेकिन इसका विषय क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। वास्तव में वर्तमान प्रादेशिक नियोजन के विषय क्षेत्र में 1920 के दशक से ही नियोजन विचारधारा का काफ़ी परिवर्धन हो चुका है। प्रादेशिक नियोजन की मौलिक संकल्पनाओं की आधारशिला रखने वाले विद्वानों में पैट्रिक, मतलब इसमें प्रादेशिक नियोजन में मौलिक संकल्पना को आधारशिला रखने वाले इसमें मेन जो है, एक तो सबसे पहले इसको बेटमैन में कहा है, और दूसरा पैट्रिक है, गैडस है, बेटमैन में कहा है, लेविस में एफोर्ड है आदि। ये प्रादेशिक नियोजन के प्रेरणादायक है। उल्लेखनीय है कि 1920 के दशक में ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित भूमि उपयोग उपागम पर आधारित प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु तथा कार्य क्षेत्र की तुलना में आज के प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र व्यापक विस्तार हुआ है। यद्यपि दार्शनिक क्या था, प्रादेशिक नियोजन के विषय वस्तु कार्य क्षेत्र में व्यापक वस्तु, यद्यपि दार्शनिक पक्ष में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हम स्मिट ने 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन को एक ऐतिहासिक विकास को बदलते हुए उपागम के अनुसार निम्नलिखित 5 अवस्थाओं को बताया है। सबसे पहले इसका 5 अवस्था क्या है? प्राकृतिक संसाधन अभिविन्यास उपागम, दूसरा है सांस्कृतिक प्रादेशिक अधिविन्यास उपागम, तीसरा है प्रादेशिक आर्थिक विकास उपागम, प्रादेशिक विज्ञान उपागम, उसके बाद पाँचवा है नगरीय महानगरीय उपागम, उसके बाद है तंत्र विश्लेषण उपागम, उसके बाद सतत पोषणीय या संतोषनीय विकास उपागम। ठीक है।